बाघ की गुफाएं लिखिएगा। अजंता की गुफा नंबर 1 व 2 के ही समकालीन चित्रकारों का, चितेरों का बोला था वो। चितेरे और चित्रकार वो एक ही बात है। समकालीन चितेरों का बोला था, चितेरों और चित्रकार वो एक ही बात है। ठीक है। चितेरों का एक दल बाघ नामक स्थान पर मूर्ति और चित्रों की, मूर्ति और चित्रों की एक नई नगरी बसा रहा था। अब मैंने यहां पे बोला था मूर्ति और चित्र। आप बताइए ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग है। कैसे अलग अलग हैं? चित्र सर दीवार पे बनता है, मतलब 2 आयामी होता है, मूर्ति 3 आयामी। हाँ ये बोलिए, चित्र द्विआयामी और मूर्ति 3 आयामी। ये मत बोले दीवार पर बनता है। वो किसी भी तल पर बनाया जा सकता है, दीवार पर ही नहीं बनता। आपको कैनवास दे दिया तो आप तो दीवार ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है। वो 2 ही तल, 2 लंबाई और चौड़ाई, वो कैसा हो गया? द्विआयामी हो गया। त्रिआयामी उसको क्यों कहा गया? मूर्ति को मोटाई है उसमें, तीसरा आयाम है। अगर उसकी जगह हमने वहाँ घड़ा बना दिया तो कैसे आया? गहराई है 3 है फिर भी। वेरी गुड वेरी गुड, तीसरा आयाम है उसमें। अगर चित्र बना दिया घड़े का तो 2 है। क्यों? इसमें सर लंबाई चौड़ाई है, गहराई है नहीं। गहराई तो दिखाई दे रही है उसमें। वो तो छाया से दिखाई दे रही है सर। हाँ छाया प्रकाश से दिखाई दे रही, भ्रम है वो। हाँ सर भ्रम ही है, वो गहराई नहीं है, वो तो हल्का काला करके उसको दिखा वेरी दिया। गुड, ठीक है, क्लियर है आपको। लिखिएगा। देखिए बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर, इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर, व अजंता से 400 किलोमीटर दूर बाघ ग्राम के पास नर्मदा की सहायक नदी बाघनी नदी के किनारे पर स्थित है। लिखिए बाघ की गुफाएं विंध्य पर्वत की श्रेणी में एक 675 मीटर की, एक 675 मीटर की वीरान चट्टान में खुदी हुई हैं, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई हरितिमा नहीं है, कोई हरी वस्तुएं नहीं है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघनी नदी या बाघ ग्राम के पास
खुदी होने से इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा पड़ा। बाघ गुफा पड़ा। अगली लाइन से लिखेंगे, पुरातत्व विभाग की 1929 वाली जीर्णोद्धार योजना के समय पांडव गुफा में प्राप्त ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि बाघ की गुफाओं का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बाघ की गुफाओं का नाम पहले कलायन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में यही आता है। बाघ का पुराना नाम क्या है? अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की गुफाओं का पता भी अजंता की खोज से कुछ समय पूर्व ही हुआ। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में रजनी बताएंगी अजंता की खोज कब हुई? आप बताओ अंशु, आप बताइए। 1819 में। अभी तो बोला कुछ समय पूर्व मतलब 1818 में इसका हुआ है, तो कुछ समय पूर्व क्या होगा? 1819 में। किसका? अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। मद्रास सेना के अधिकारियों ने की थी। वो कहाँ गए थे? शिकार की खोज में वहां पे गए थे। तो इसीलिए जो समीक्षक है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अजंता के ही समकालीन रही हो। सर एक क्वेश्चन था, ये सेना के अधिकारियों के द्वारा हुआ तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं था किसी से? जॉन स्मिथ था। जोहन स्मिथ कैवलरी जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है। हाँ, 26 कैवलरी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो बाघ की गुफाएं के चित्र थे वो भी अजंता की गुफाओं के समकालीन रहे। इसीलिए इसने सबसे पहले यही जिक्र किया, गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन थी। कौन सी? बाघ की गुफाएं। कौन सी गुफाओं के? अजंता की। हाँ, लिखिए आगे। 1818 ईस्वी में बॉम्बे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट डैगरफील्ड डे के ऊपर 2 मात्रा और अंक की बिंदु थी। डैगरफील्ड ने लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया जाता। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डैगरफील्ड ने की थी। डैगरफील्ड। अगली लाइन से लिखेंगे,
बॉम्बे मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट डेगरफील्ड। हाँ, डेगरफील्ड ने, बस डेगरफील्ड याद रखिए आप, डेगरफील्ड ने लगाया था। अगली लाइन से लिखें, डेगरफील्ड ने गुफा का, डेगरफील्ड ने गुफा का संक्षिप्त विवरण, गुफा का संक्षिप्त विवरण बंबई के साहित्यिक, जैसे साहित्यिक हिंदी लिखते हैं वही वाला, साहित्यिक विनिमय संघ के, साहित्यिक विनिमय संघ के द्वितीय अंक में छपाया था, द्वितीय अंक में छपाया था। अगली लाइन से लिखने, डेगरफील्ड के पश्चात डॉक्टर इम्पे ने, ई आदि में पे ए की मात्रा, डॉक्टर इम्पे ने अपना शोधपूर्ण लेख, डॉक्टर इम्पे ने अपना शोधपूर्ण लेख, इम्पे ई आदि में पे ए की मात्रा इम्पे ने अपना शोधपूर्ण लेख बंबई के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका, पहले आ चुका है सब, बंबई के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, जिसका पृष्ठ संख्या करवाया था, जिसका पृष्ठ संख्या 543 से 573 तक है, 543 से 573, 543 543 और 573 573 तक, यानी पृष्ठ संख्या है, इतने से इतने पृष्ठ में प्रकाशित करवाया था ये। अगली लाइन से लिखेंगे, लिखिएगा, इसके बाद द्वारा, इसके बाद पुनः लिखिएगा, इसके बाद पुनः 1907-8 में, 1907-8 में कर्नल ल्यूबर्ड ने बाघ गुफाओं पर, कर्नल ल्यूबर्ड ने बाघ गुफाओं पर बाघ गुफाओं पर एक गवेषणात्मक निबंध लिखा, गवेषणात्मक यस, गवेषणात्मक निबंध लिखा। पूर्ण गणवेश क्या होता है फिर? पूर्ण गणवेश, चलिए आपने एक पाठ पढ़ा होगा, क्या लिखूं, किस किसने पढ़ा है वो? आपने पढ़ा है? पढ़ा था आपने? किसी ने पढ़ा है? क्या लिखूं एक निबंध था, वो भी गवेषणात्मक एक निबंध था, क्या लिखूं। उसमें जो लेखक है, जो राइटर है, उसकी दो पुत्रियां होती हैं, निमिता और अमिता नाम की दो पुत्रियां होती हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने? अब बोलते नहीं है, कभी मुझे बताना ही ना पड़ जाए। चलो मैं बता देता हूँ, मैंने भी आप ही के जैसा पढ़ा भी होगा मैंने भी। तो उसमें नमिता और अमिता नाम की दो पुत्रियां होती हैं उसकी। उसका फादर था लेखक। वहाँ उनको टॉपिक मिल गए अलग अलग, दो अलग अलग टॉपिक मिल गए, और उन्होंने अपने पिता से आकर के जिद करी कि हमें इस टॉपिक पर निबंध चाहिए आज ही, और याद भी हमें आज ही करना है, क्योंकि कल जा करके सुनाना है ये। मैडम ने ऐसा ही ऑर्डर दिया है। अब वो लेखक थे, बड़ी दोनों का टॉपिक अलग अलग था,
और वो बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं। अगर एक टॉपिक होता तो मैं दोनों के एक ही टॉपिक तैयार करवा देता, दोनों का टॉपिक है और वो भी अलग अलग। अब टॉपिक एक को मिला था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरी का कोई और था। अब दोनों अलग अलग थे। अगर लेखक एक के बारे में लिखने बैठता है तो दूसरी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर उसका मैंने लिख भी दिया रात को 3 बजे तक तो उसे याद किस समय करेगी, वो बड़ी समस्या में फंस जाता है। उस समय वो उसके लिए लिखता है। अब वो लेखक अपने लिए कहता मुझ में नीत्शे जैसी कोई एक राइटर थे, उनके जैसी योग्यता तो नहीं है। अगर उस समय ऐसी मुझ में योग्यता होती तो मैं दोनों पुत्रियों के निबंध लिख देता और उनको संतुष्ट करता अपनी वाणी से। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, समय उसके पास है नहीं। टॉपिक भी ऐसा मिल जाता जिस पर सोचने के लिए मुझे समय चाहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें वास्तविक दूर से जो चीज़ होती है वास्तव में वो ऐसी नहीं होती हैं। वो टॉपिक जो है, जो निबंध है, वो गवेषणात्मक जो निबंध है वो इसी टॉपिक पर लिखा गया है। तो उसमें बहुत बारीकी से दिखाया है ये सब चीज़ें। आपने पढ़ा है लेकिन आप बताते नहीं है उसे, फिर नहीं पढ़ा। अच्छा, याद ही नहीं, भूल जाते हैं आप जल्दी। ठीक है, तो ये जो शब्द आया है, इस शब्द के बाद बता रहे हैं हम, जो शब्द आया है गवेषणात्मक, इन सब शब्दों का अपने अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा महत्व होता है। इनका कोई शब्द वैसे ही नहीं लिखा गया। लिखने के लिए एक मानसिक स्थिति चाहिए, एक मानसिक संतुलन चाहिए और एक परिस्थिति चाहिए, तब आदमी जा करके एक लेख लिख सकता है। अच्छा, वैसा नहीं आपने बोला तो जो लिख दिया, नो, उसके लिए मन स्थिति चाहिए लिखने के लिए। आगे लिखिएगा। देखिए, बाघ की गुफाओं तक पहुंचने के लिए, बाघ की गुफाओं को पहुंचने के लिए, बाघ की गुफाओं तक पहुंचने के लिए बाघनी नदी की धारा को, बाघनी नदी की धारा को पार कर, बाघनी नदी की धारा को पार कर गुफाओं की सीढ़ियों तक पहुंचना, गुफाओं तक बाघ की नदी की धारा को पार कर सीढ़ियों के माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से गुफा तक पहुंचा जा सकता है, गुफा तक पहुंचा जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे। सन 1920 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सन 1920 में चित्रकार मुकुल्डे ने, चित्रकार मुकुल्डे ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां, बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे, तथा स्केच तैयार किए थे। अगली लाइन से लिखेंगे। सन 1921 में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ठीक से सुनिए और ठीक से लिखिए, तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और मुझे सही से जवाब दे पाएंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछ के जाइए, उसको क्लियर करके जाइए। माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये पूछा क्यों नहीं यहाँ, और आप घर जा करके उसको आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं अपने कार्य में सार्थक नहीं हुआ। मैं अगर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं अपने पढ़ाई में सार्थक नहीं हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई में। उस सफल होने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक आप मुझे खुद सहयोग नहीं करेंगे, जो आपको काम बताया जा रहा है आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको पढ़िए। इतना तो हो सकता है 90% आप कर लें, 10% छूट जाए। और 10% छूट ही क्यों जाए, 90 क्यों करेंगे आप, 110% क्यों नहीं करेंगे आप उसको? मुझसे आप एडवांस क्यों नहीं चलेंगे? जितना मैं बता रहा हूँ आपको उसको 100 का 100% क्यों नहीं कर सकते? आपको इतना जो थोड़ी पढ़ाया जाता है, 2 घंटे ही पढ़ाते हैं हम।
2 घंटे का काम आपको, ये तो मैं समझता हूँ 5 घंटे में होगा वो, ठीक है। और उसका मैंने तरीका भी आपको बता दिया है, जो ज़्यादा बिजी हैं उनके लिए अलग तरीका बता दिया है। अगर आप उसको पढ़ करके अपनी वाणी में आप उसको रिकॉर्ड कर लिए, अगर फ़ोन का ज़्यादा शौक है आपको, जैसे ही आपको बर्तन साफ करने हैं तो कान में लीड लगाइए और बर्तन साफ करिए, मज़े से सुनते रहिए ना उसको। मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, यूट्यूब पर कुछ भी नहीं करना आपको, कान में लीड लगानी है, वो सुननी तो है, जी इतना तो कर सकते हैं। बस में आ रहे हैं मंजू, जी बस में आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, करती हूँ मैं सर। ठीक है। तो आप उस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करना चाहते? आप एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनना चाहते? उसको क्यों नहीं आप मैनेज करना चाहते समय को? आप बहाने क्यों मारना चाहते हैं? यदि समय नहीं मिला तो हमने आप बता दिया, उपाध्याय की दुकान पर समय मिलता है, ठीक है, जिसको चाहिए वहां से ले सकता है वो। कोई घड़ी ऐसी नहीं है जिसमें 13 बजते हैं या 13 हो, 12 ही तक की तो होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो भाई वो उस पर अपना मैनेजमेंट बनाइए ना आप उसको। ऐसे ही सफल नहीं होते हैं, सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं छट करके एक पत्थर ही तो होता है हीरा, उसको कैसे तराशा जाता है, कितनी बार उसको कटना पड़ता है, कटना भी पड़ता है। सोना है, कितनी बार उसको तपाया जाता है, जब तक वो तपेगा नहीं तो आपको उसकी गणनशीलता कैसे मिलेगी? तो आपको तपाया जा रहा है, आप क्यों नहीं तपना चाहते हैं, ठीक है। हीरा है, उसको कितनी बार काटा जाएगा, ऐसे ही सोना है, हीरा है, जब वो तपाया जाता है, उनको तराशा जाता है, उनको भी तो कितना कष्ट होता होगा। उन कष्ट को सहन करने के बाद फिर उसकी कीमत कितनी बढ़ती है? बढ़ जाती है ना। हाँ, तो आप अपनी कीमत बढ़ाइए भाई, आप अपनी कीमत करोड़ों में लेकर के जाइए। जब आपकी नौकरी लग जाए तो करोड़ों का पैकेज हो जाता है आपका, पूरी जीवन में कितना कमाएंगे। तो अपनी कीमत बढ़ाइए ना, और आपको समय भी है और आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आप अपना समय भी खर्च कर रहे हैं, तो आप उस पर चलिए, रास्ते पर चलिए, कोशिश करिए बढ़ाने की। आगे लिखिए। सन 1921 में हलदर, चित्रकार का नाम है हलदर, हाँ, असित कुमार हलदर, हलदर चित्रकार का नाम है, जिसके बारे में डिटेल में आगे चित्रकारों में पढ़ा दिया जाएगा, फिलहाल ये लिख लीजिए। असित कुमार हलदर व नंदलाल बोस, जैसे चित्रकारों ने भी बाघ की अच्छी प्रतिलिपियां तैयार की, अगली लाइन से लिखेंगे। अक्टूबर 1925 की बर्लिंगटन पत्रिका में असित कुमार हलदर का एक लेख प्रकाशित हुआ। अब ये पूछ लिया जाता है 1925 में हलदर का लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? अब उसमें कई सारी पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं, इंडिया टुडे, बर्लिंगटन, समकालीन भारत, और कौन सी है उसमें, उसी पर बस निशान ही तो लगा ला, 4 नंबर पक्के। इतना आसान काम है, कितना आसान काम है मंजू? नहीं सर, जब तो याद नहीं होगा तो मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए याद करिए। प्रकाशित हुआ, आगे लिखिए। उनके कुछ समय बाद सुरेंद्र नाथ कर चित्रकार का नाम है, कर आपटे, आ आदि पे टे एक ही मात्रा, आपटे चित्रकार का नाम है। ये अलग है सर? हाँ, जी, कर लोगे आपने। आपटे। भोसले ये भी चित्रकार का नाम है। जगताप आदि कलाकारों के
जगताप आदि कलाकारों के दल ने भी बाघ के चित्रों की अनुपम प्रतिलिपियां बनाई। बाघ के चित्रों की अनुपम प्रतिलिपियां बनाई। अगली लाइन से लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा भाई, ये 100% आएगा सवाल। लिखिएगा, सन 1951 में बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगली लाइन से लिखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाघ में 9 गुफाएं हैं। संख्या में 9 है, जैसे अजंता में कितनी थी? बाघ में कितनी है? 9। हाँ, इसमें 9 है। और अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। बाघ की सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। रेणु, अजंता में कैसी हैं? सर चैत्य और विहार, दो तरह की। अजंता में। और बाघ में? सर बाघ में एक तरह की विहार। वैसे तो आपने अभी दोनों ही बताई थी कि दोनों ही होती है, लेकिन अब लिखवाई जो लिखवाई है वो बोलिए बस। सर विहार है। अजंता में भी विहार है। अजंता में विहार और चैत्य 2 हैं, इसमें 1 है। गुड, आगे लिखिएगा। बिहार का संगाराम था, तो इसका भी नाम संगाराम दूसरा नाम? बिल्कुल हो सकता है, जहाँ बिहार होगा वो संगाराम ही होगा। बिहार कहीं की भी गुफा है वो संगाराम कह सकते हैं उसको। जी, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई थी और उसके समकालीन थी। जो बौद्ध भिक्षु वहाँ आए होंगे तो उन्हीं का एक दल यहाँ भी आया होगा, उसी के समकालीन है। पहली दूसरी गुफा वो भी मौर्य काल की थी और ये भी, हाँ, तो उसके समकालीन है। क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं वही दूर रहते थे। दूर रहने के पीछे मैंने बता दिया था आपको, जब अजंता के बारे में बताया था। दूर क्यों रहते थे, कारण क्या था? कुछ तो जरूरत पड़ी होगी तो दूर रहे। क्यों? उससे पब्लिक से कटना चाहते थे वो। हाँ, तो वो सब इन गुफाओं को बनाने के पीछे उद्देश्य रहे थे। भाई कोई भी एक काम है हम बिना उद्देश्य के कैसे कर देंगे? जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? अगर हमें हर चीज़ अपने आप उपलब्ध हो रही है तो हम उसकी पैदावार के बारे में क्यों सोचेंगे? जब हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा तभी हम पैदावार के बारे में सोचेंगे। अगली लाइन से लिखिए, प्राचीन काल में विद्वान बौद्ध भिक्षुक तथा युआन च्वांग, फाहियान। तुम्हारा मतलब क्या है? युआन च्वांग चीनी शब्द है। युआन च्वांग फाहियान आदि चीनी यात्री बाघ में आए। इससे ऐसा लगता है कि बाघ बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था।
लेकिन व्यक्ति का मस्तिष्क कल्पनाशील होता है। व्यक्ति का मस्तिष्क कल्पनाशील होता है। कैसे होता है कल्पनाशील मंजू? किसी चीज की कल्पना करनी, जैसे जैसे कि मैं बस में बैठ के जा रही हूँ। हाँ, वो कल्पना होगी। जब भी हम मान लिया कहीं जा रहे हैं तो पहले से ही उसके एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। मान लिया हम किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जी, तो उसका चित्र अपने स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा कि वो व्यक्ति वैसा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार उसके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो एक कल्पना शक्ति है। ये कल्पना से क्या है कि हम उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, फिर हम वहाँ से जाएंगे। मान लिया हमें यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए हम बस पकड़ने हैं, पहले कल्पना कर लेंगे हमें वहाँ पे बस मिलेगी, उसकी कल्पना, वो चित्र बन गया हमारे दिमाग में। तो मस्तिष्क जो कैसा है हमारा, कल्पनाशील है। जब भी उन कल्पनाओं को ही कागज पर उकेरना, वो चित्रकला होगी। जो हमारे मस्तिष्क की कल्पनाएं हैं, मस्तिष्क के विचार हैं, उनको कागज पर उतारना क्या है, वही चित्रकला है। तो व्यक्ति कैसा है, कल्पनाशील व्यक्ति है। ये अभी बना है या प्रागैतिहासिक काल से भी था? हाँ, तभी तो उसने चित्र बनाए थे। कौन से चित्र बनाए थे? उसने जो स्वीकार किया था, सर उसने पहले कल्पना, हाँ, वो कल्पना ही करता था पहले। वो कल्पना करता था, पहले जीव जंतुओं को देख के आता था। कहाँ पर? वनों में। मारता नहीं था उसको, तुरंत जाकर के नहीं मारता था ना, वो भिड़ता था उससे। पहले उसको छुप करके देखता था, पेड़ के पीछे बैठ गया, कहीं बैठ गया, उसको देखता था। अब वो कल्पना करता था कि ये कितना बलशाली है। बलशाली जो जीव जंतु थे तो उनको कैसे दर्शाता था वो? हाँ, तो उसकी कल्पना ही तो थी। उसे क्या पता कि ये बलशाली है? वो कल्पना की उसने कि ये बलशाली हो सकता था, उसका चित्र भी वो बड़ा ही बनाता था। अब जिसको देखता था ये कमजोर है, ये आसानी से पकड़ा जा सकता, उसका चित्र कैसा बनाता था? छोटा बनाता था। तो एक कल्पना थी उसकी, छोटा और बड़े चित्र की कल्पना थी। छोटे चित्र से क्या दर्शाना चाहता था, बड़े से क्या दर्शाना चाहता था, तो क्लियर है ना। तो कल्पनाशील जैसे ही व्यक्ति का जन्म हुआ तभी से वो कल्पनाशील ही रहा है। व्यक्ति कल्पनाओं के आधार पर ही चलता है, बिना कल्पना के कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कुछ भी करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। इसीलिए शब्द बोला, व्यक्ति कैसा है, कल्पनाशील है। क्या लिखा? व्यक्ति का मस्तिष्क, इसीलिए उसने इन गुफाओं के अनेक नाम रखे जो आज भी प्रचलित हैं। अनेक नाम रखे जो आज भी प्रचलित हैं। आज भी प्रचलित हैं। आगे लिखिएगा। देखिए बाघ की, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं अब। बाघ में से भी ज्यादा नहीं आते, 3 से 4 ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन से आ जाए इसीलिए ज्यादा लिखवाना पड़ता है। कौन से आ जाए इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम साथ साथ बता रहे हैं, आएंगे उन्हीं में से। बाघ की प्रथम गुफा का नाम, बाघ की प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा है। ग्रह, ग में र और है, ग्रह गुफा है। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की दूसरी गुफा का नाम पंच पांडु या पंच पांडव गुफा है। पंच पांडु या पंच पांडव गुफा है। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की तीसरी गुफा का नाम
बाघ की तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना है। हाथी खाना है। अगली लाइन से लिखेंगे बाघ की चौथी गुफा का नाम रंग महल है। अगली लाइन से लिखेंगे बाघ की पांचवी गुफा का नाम पाठशाला है। बाघ की पांचवी गुफा का नाम पाठशाला है। अगली लाइन से लिखेंगे बाघ की छठी कॉमा सातवीं कॉमा आठवीं व नवी गुफाओं का मार्ग अवरुद्ध होने से इनका कोई नाम नहीं रखा गया है। अगली लाइन से लिखेंगे बाघ की गुफाओं को विभिन्न विद्वानों ने 5वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य 5वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य का बताया है। अगली लाइन से लिखेंगे विद्वानों के अनुसार ऐसा लगता है कि बाघ की गुफाओं का निर्माण काल अजंता के साथ साथ चला हो। क्योंकि चित्रों की अंकन विधि से इनका अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन होने के प्रमाण मिले हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कुछ वर्ष पूर्व बाघ के एक खेत से 27 ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे अनेक ताम्रपत्रों पर भूलुंद राजा का नाम है। भूलुंद प्रथम व द्वितीय शासक का नाम अंकित है। अगली लाइन से लिखेंगे इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार
इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये दोनों राजा गुप्त शासकों के अधीन थे। इसीलिए इन्हें गुप्तकालीन तथा अजंता के गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन 1 व 2 के समकालीन माना जा सकता है। इतना ही रहने दीजिए, टॉपिक बड़ा है, अभी दूसरा इसमें टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ही है, दूसरा टॉपिक अलग से समझाना पड़ेगा वो। इतना ही सब हाँ नहीं, अभी एक टॉपिक इसका एक पार्ट खत्म हुआ है यहाँ, अब दूसरा पार्ट जो है वो अलग ही है, नहीं तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, वो अलग से ही पूरा कराएंगे। इन पार्ट्स को मैं समझता हूँ कल नहीं तो परसों पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें लिखवाना। ये जो अभी मैंने लिखवाया है, जो इन्हीं में से पेपर में तो इन्हीं में से आ जाएगा, पर थोड़ा बहुत है, एक आध सवाल का है जो आएगा अगले में। ये इम्पोर्टेंट लिख चुके हैं आप। इसमें से 3 से 4 सवाल की आप तैयारी रखिए। लगभग